चलिए आइए, कल हम लोग चर्चा किए थे यदि किसी टॉपिक के बारे में, तो वो मैंने चर्चा किया था आपके साथ किसी टॉपिक के बारे में, तो वो 1861 ईस्वी का एक्ट था। और 1861 ईस्वी के एक्ट के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहे थे, उन सारे फैक्ट के बारे में सब भाई जानने का कार्य किए थे। और एग्जाम के पॉइंट व्यू से जो जो क्वेश्चन भी निकलता था, सारे क्वेश्चन को सबने देखने का कार्य किए थे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत निकल रहे थे। 1861 ईस्वी के एक्ट के बाद जो है अब अपने सब भाई का कोई नया एक्ट बनता है, तो उस एक्ट का नाम है 1873 ईस्वी का एक्ट। 1873 ईस्वी का एक्ट, ईस्वी का एक्ट। आइए 1873 ईस्वी के एक्ट से जो है रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जरा उसको भी देख लेते हैं। 1861 के बारे में तो पूरी तरह से चर्चा कर चुके थे कि 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत क्या क्या होता है। आज चर्चा करेंगे 1873 ईस्वी के एक्ट के बारे में। 1873 ईस्वी के एक्ट के बारे में सबसे पहले तो ये आप जानिए कि जो है 1873 ईस्वी के एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल यदि कोई थे तो उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक, नॉर्थब्रुक। तो यहां से ये चीज को भी जाने, और साथ ही साथ इस बात को भी जान रहे हैं कि इस समय यदि ब्रिटेन की कोई महारानी होगी, ब्रिटेन की महारानी यदि कोई होगी तो ब्रिटेन की महारानी का नाम है विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया। तो यहां से ये चीज को भी जानेंगे कि 1873 ईस्वी के एक्ट के समय भारत में यदि कोई गवर्नर जनरल थे, या आप गवर्नर जनरल को वायसराय भी कह सकते हैं, तो वायसराय कोई थे तो उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और उस समय ब्रिटेन की महारानी कोई थी तो उनका नाम था विक्टोरिया। ऐसे भी कल इस बात को जान चुके थे कि 1853 ईस्वी से लेकर 1892 ईस्वी तक जो है यदि कोई ब्रिटेन की महारानी रहेगी तो ब्रिटेन की महारानी रहेगी विक्टोरिया। तो ये चीज भी जानेंगे, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा जो है एक्ट है, ये कोई बड़ा एक्ट नहीं है। इससे और भी क्या दो क्वेश्चन बनते हैं जरा उसको देख लेते हैं। 1873 ईस्वी के एक्ट के तहत इस बात का प्रावधान किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। तो यहाँ से इस चीज को भी जानिए कि जो है पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया के भंग करने का प्रावधान रखा गया था, तो आप कहेंगे 1873 ईस्वी के एक्ट के तहत। तो इस बात को जानिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के भंग करने का प्रावधान, भंग करने का प्रावधान यदि किसी एक्ट के तहत किया गया था तो उस एक्ट का नाम था 1873 ईस्वी का एक्ट। लेकिन एक बात और भी जानेंगे, जब एक्ट पूछेगा तो आप बोलेंगे कि एक्ट जो है 1873 ईस्वी का एक्ट है, लेकिन जब आपसे पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कब किया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यदि कभी भंग किया गया था तो 1 जनवरी 1824 ईस्वी को भंग कर दिया गया था। तो यहाँ से इस चीज को भी आप जान जाइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भंग जो है 1 जनवरी 1884 ईस्वी, 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। तो ये चीज भी जान गए सब कोई
कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब आप पूछेगा कि भंग क्या कब किया गया था, तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1884 ईस्वी को भंग कर दिया गया था। लेकिन जब आपसे ये पूछ देगा कि जो है किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का प्रावधान जो है किया गया था, तो आप बोलने का कार्य करेंगे 1873 ईस्वी के एक्ट के तहत। अब दूसरा कोई अपना एक्ट आता है तो उस एक्ट का नाम है, एक चीज जानेंगे कि जो है यदि दूसरा कोई एक्ट आता है तो उस एक्ट का नाम है 1876 ईस्वी का एक्ट। तो 1876 ईस्वी के एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान हुए थे जरा उसको भी देख लेते हैं। 1876 ईस्वी का एक्ट, 1876 ईस्वी का एक्ट, आइए जरा इसको देखते हैं। 1876 ईस्वी का एक्ट, 1876 ईस्वी के एक्ट को यदि किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो आप कहेंगे शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम। तो इसे जो है शाही उपाधि एक्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है। या आपको पूछ देगा शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो आप कहने का कार्य करेंगे कि 1876 ईस्वी में लाया गया था। अब आते हैं 1886 ईस्वी के जो है शाही उपाधि अधिनियम के तहत जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य किए गए थे जरा उसके बारे में देख लेते हैं। एक चीज जानने का कार्य करेंगे, थोड़ा सा बैक वाले पार्ट में सब भाई को जाना पड़ेगा, तब जो है इस एक्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये एक्ट कहता क्या है। अपना सब भाई बैक में पढ़ने का कार्य किए थे कि एक एक्ट आया था 1858 ईस्वी का एक्ट, और 1858 ईस्वी का जो एक्ट आया था ना, तो 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है प्रशासनिक एकाधिकार को, प्रशासनिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। प्रशासनिक एकाधिकार को, प्रशासनिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, कर दिया गया था, कर दिया गया था। लेकिन एक चीज जानेंगे कि वहां ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है प्रशासनिक एकाधिकार को समाप्त करने के बाद जो है उसके बाद यदि भारत का जो है भारत में शासन का कमान कोई अपने हाथों में लेने का कार्य किए थे तो वो थी ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन की महारानी क्या की थी कि 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया के शासन व्यवस्था को समाप्त करके जो है भारत में शासन व्यवस्था चलाने की बागडोर जो है अपने हाथों में संभालने का कार्य की थी। तो यहाँ से इस बात को भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपको पूछेगा कि किस एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी भारत के शासन व्यवस्था चलाने का बागडोर अपने हाथों में लेने का कार्य की थी, तो वो होगा आपका जो है 1858 ईस्वी का एक्ट। लेकिन उस समय तो ये शासन चलाने की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन अभी भी इसे भारत का सम्राट घोषित नहीं किया गया है। तो ब्रिटेन की महारानी को सम्राट घोषित करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो यहां से इस बात को भी जान गए, जब आपसे पूछेगा कि इस एक्ट के लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो यहां से इस चीज को जानिए कि जो है ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी को भारत का सम्राट, भारत का सम्राट घोषित करने के लिए, घोषित करने के लिए, करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। तो यहां से इस बात को भी जान गए, जब 1876 ईस्वी के एक्ट के बारे में पूछेगा कि 1876 ईस्वी का एक्ट क्यों लाया गया था, तो आप बोलेंगे कि ब्रिटेन की महारानी को भारत का सम्राट घोषित करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। अब आते हैं इससे
थोड़ा और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है अपने सबका एग्जाम पॉइंट व्यू से बनता है, जरा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस बात को जान ही रहे हैं कि ब्रिटेन की महारानी को जो है भारत का सम्राट इसी एक्ट के तहत जो है घोषित किया गया था। तो लीजिए, ब्रिटेन की महारानी को भारत का सम्राट घोषित किया गया। भारत का सम्राट घोषित किया गया। चलिए, यहां से ये चीज को जान गए। दूसरा, लेकिन जब आपको पूछेगा ना, डेट पूछेगा कि महारानी विक्टोरिया को जो है भारत का सम्राट जो है किस तिथि को यानी किस डेट में घोषित किया गया था, तो आप डेट बोलने का कार्य करेंगे कि जो है विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था। तो यहां से ये भी जान गए कि जो है इस एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी को भारत का सम्राट घोषित किया गया। और साथ ही इस बात को भी सब कोई जान गए कि विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। लेकिन जब आपको ये पता है कि ये तो स्वाभाविक है कि जब जो है भारत का सम्राट उसे घोषित किया जाएगा तो उसके लिए जो है इसे यदि कोई उपाधि से सम्मानित किया गया था तो एक चीज जानने का कार्य करेंगे। उपाधि से सम्मानित किया गया था तो वो है केसर ए हिंद। तो पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत ब्रिटेन की महारानी को जो है केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो आप बोलने का कार्य करेंगे 1876 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है ब्रिटेन की महारानी को जो है केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो ये चीज जान गए। अब थोड़ा सा और भी क्या आगे बात आता है, जरा उसको देख लेते हैं। एक चीज जानने का कार्य करेंगे सब कोई कि 1876 ईस्वी के एक्ट के तहत तो केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित कर दिया गया था। लेकिन भारत की सम्राट बनने के उपलक्ष्य में जो है भारत में जो है इस चीज को जानेंगे। उस समय कोई गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन साहब के द्वारा एक चीज जानेंगे 1 जनवरी 1877 ईस्वी 1 जनवरी 1877 ईस्वी को जो है दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था, ये चीज भी जानेंगे। और ये दिल्ली दरबार का आयोजन यदि किसी के द्वारा 1 जनवरी 1877 ईस्वी को करवाया गया था तो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन साहब के द्वारा जो है ये दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था। तो ये चीज जाने। तो जब पूछेगा भारत में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन, भारत में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन यदि करवाया गया था किसी के द्वारा तो लॉर्ड लिटन के द्वारा करवाया गया था। और लॉर्ड लिटन साहब के द्वारा जो करवाया गया था 1 जनवरी 1877 ईस्वी को करवाया गया था। लेकिन एक चीज और भी जानेंगे कि इस दिल्ली दरबार का जो है ना काफी जो है घोर विरोध भारत में हुआ था।
और घोर विरोध जो भारत में हुआ था उसके पीछे का क्या रीजन था, जरा उसको भी समझते हैं। जिस समय लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था, तो जानेंगे उस समय बंगाल और जो है बंगाल एवं देश के अन्य प्रांतों में भयानक अकाल पड़ा था। भयानक अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ा था तो लोग यहाँ खाने के लिए जो है मर रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे। यहाँ तक इस बात को जानिए कि जब जो है बंगाल में जो है उस समय 1876-77 में भयानक अकाल पड़ा था ना, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जो है 50 लाख से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। 50 लाख से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, और इधर ये जो है दिल्ली दरबार सजा रहे थे। तो इन्हीं बातों को लेकर जो है लॉर्ड लिटन साहब के दिल्ली दरबार का जो है काफी घोर विरोध किया जा रहा था, और काफी घोर विरोध जो किया जा रहा था, तो उसी पर जो है एक चीज जानेंगे। एक वर्ड जो है बोला जाता है कि जो है रोम जल रहा था और नीरो संगीत बजा रहा था। तो जब भी आपको पूछेगा कि जो है किस भारतीय गवर्नर जनरल के लिए यह बात कही गई है कि रोम जल रहा था, रोम जल रहा था, रोम जल रहा था, एवं नीरो संगीत बजा रहा था, संगीत बजा रहा था। आप कहिएगा भैया ये क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। रोम के एक शासक का नाम था नीरो। नीरो भी इसी तरह से जो है जब उसके साम्राज्य में जो है कहा जाए कि विपत्ति की स्थिति आई थी, तो उस समय जो है नीरो अपने आप को उस समस्या से जो है दूर कर लिया था, और दूर करने के बाद अपने कार्यों में वह मस्त पड़ा हुआ था। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में, भारत में उस समय अकाल पड़ा हुआ था, और अकाल पड़ने के कारण लोग भूख से मर रहे थे, भूख से तरस रहे थे। लेकिन लॉर्ड लिटन साहब को जो है इनकी कहीं कोई चिंता नहीं थी, और वह जो है दिल्ली दरबार सजा रहे थे। इसी कारण से जब भी आपको पूछ देगा कि किस भारतीय गवर्नर जनरल या किस भारतीय वायसराय के संबंध में यह बात कही गई है कि जो है रोम जल रहा था एवं नीरो संगीत बजा रहा था, तो आप बोलने का कार्य करेंगे लॉर्ड लिटन साहब के बारे में। लेकिन जब ये पूछ देगा कि किस संदर्भ में यह बात बोली गई थी कि रोम जल रहा था और नीरो संगीत बजा रहा था, तो आप बोलने का कार्य करेंगे दिल्ली दरबार आयोजन के संदर्भ में, या दिल्ली दरबार आयोजन के परिप्रेक्ष्य में जो है यह वर्ड बोलने का कार्य किया गया था। तो यहाँ से इस बात को भी सब कोई जान गए। जब भी आपको पूछ देगा तो आप जो है इस बात को बोलने का कार्य करेंगे। अब थोड़ा सा हम जो है दिल्ली दरबार से अपने सबको क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में कितनी बार दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया है। तो एक चीज जानने का कार्य करेंगे कि दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन, भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन एक चीज जानने का कार्य करेंगे कि 3 बार जो है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान करवाया गया था। एक तो आप जान ही रहे हैं, एक है आपका 1877 ईस्वी। दूसरा यदि कोई वर्ष आता है तो दूसरा वर्ष आता है आपका वर्ष 1903 ईस्वी, और तीसरा यदि आपका कोई वर्ष आता है तो वो वर्ष आता है आपका वर्ष 1911 ईस्वी, वर्ष 1911 ईस्वी। यानी भारत में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार करवाया गया है।
3 बार करवाया गया है। तो पहला 1877 ईस्वी में, दूसरा करवाया गया है 1903 ईस्वी में और तीसरा करवाया गया है 1911 ईस्वी में। लेकिन यहाँ से एक चीज और भी पूछा जाएगा कि जो है 1877 ईस्वी के दिल्ली दरबार आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बोलेंगे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। उसके बाद जो है एक यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि 1903 ईस्वी में जो दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। और जब आपको पूछ देगा कि तीसरे दिल्ली दरबार आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बोलेंगे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो यहां से ये चीज जाने। और पहली बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था तो वो पूछेगा किस उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो आप बोलेंगे ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी को भारत का सम्राट घोषित करने के उपलक्ष्य में, घोषित करने के उपलक्ष्य में। तो यहां से ये भी जाने कि पहला जो दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन साहब के द्वारा करवाया गया था 1877 ईस्वी में, वो किसी उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो वो करवाया गया था ब्रिटेन की महारानी को भारत का सम्राट घोषित करने के उपलक्ष्य में। लेकिन 1903 ईस्वी में जो दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था ना, तो याद कीजिए कल सब भाई जो है बैक क्लास में इस बात को पढ़े थे कि विक्टोरिया का यदि कार्यकाल है तो 1837 से 1901 ईस्वी, 1837 से लेकर के 1901 ईस्वी तक जो है महारानी विक्टोरिया का कार्यकाल है। और 1901 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो है यदि कोई ब्रिटेन के राजा बनते हैं ना तो उस व्यक्ति का नाम है एडवर्ड। एडवर्ड, एडवर्ड। पूरा नाम पूछेंगे तो उसका पूरा नाम है एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड 7 जो है उनका पूरा नाम था। और तब जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के मृत्यु होने के बाद ब्रिटेन के राजा बनते हैं एडवर्ड सप्तम। और एडवर्ड 7 जब जो है यह बनते हैं ब्रिटेन के राजा तो उनके जो है सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में, उनके यानी राजा बनने के उपलक्ष्य में जो है ये दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया जाता है। और तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन जो करवाया जाता है वो जॉर्ज पंचम एवं मैरी के भारत आगमन के लिए, मैरी के भारत आगमन के लिए जो है ये किया जाता है। एक चीज और भी ध्यान देंगे, 1877 में जो पहला दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था उसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत नहीं आई थी, इस बात को जानेंगे। दूसरा जो यदि दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन साहब करवाए थे तो लॉर्ड कर्जन साहब जो ये दूसरे दिल्ली दरबार आयोजन के समय भी जो है ये एडवर्ड सप्तम जो है भारत नहीं आया था। लेकिन तीसरा जो ये दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग साहब के द्वारा करवाया गया था तो उस समय ब्रिटेन के राजा और रानी कहा जाए कि जॉर्ज पंचम एवं मैरी जो कि उनकी पत्नी कहा जाए कि ये दोनों भारत आने का कार्य किए थे। तो जब भी आपको पूछेगा कि किस दिल्ली दरबार आयोजन के फलस्वरूप जो है पहली बार जो है भारत में ब्रिटिश राजा और रानी आए थे तो आप बोलेंगे कि तृतीय जो है ये दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था उसी समय जॉर्ज पंचम और मैरी जो है भारत आने का कार्य किए थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और भी बन जाता है कि भारत आने वाले पहले ब्रिटिश जो है राजा एवं रानी कौन थे? तो भारत आने वाले पहले कोई ब्रिटिश राजा और रानी कोई थे तो उनका नाम था जॉर्ज पंचम एवं मैरी। तो यहाँ से इस बात को भी सब कोई जान गए कि 1876 ईस्वी के एक्ट जो है जिसे आपने अभी जस्ट मेरे साथ बोला था कि जो है इसे शाही उपाधि अधिनियम के
नाम से जाना जाता है और शाही उपाधि अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए थे, तो इस बात को जानेंगे। लेकिन मूल रूप से यदि आपको पूछेगा कि ये एक्ट क्यों लाया गया था, तो आप बोलेंगे ब्रिटेन की महारानी को भारत का सम्राट कहिए या भारत की शासिका कहिए या भारत का जो है महारानी घोषित करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसके अलावा जो है और कोई इंपॉर्टेंट जो है इस एक्ट के अंतर्गत कोई कार्य नहीं हुआ था। अब आते हैं थोड़ा सा और भी, अगला यदि कोई एक्ट आता है तो उस एक्ट का नाम है अपना 1892 ईस्वी का 1892 ईस्वी का 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। तो आइए 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या क्या कार्य हुए थे, जरा उसको भी देख लेते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या अपने सब भाई का यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक बात और भी जानेंगे कि 1876 और 1892 के बीच जो है एक इम्पोर्टेंट कोई संस्था का निर्माण हुआ था, इम्पोर्टेंट किसी पार्टी का निर्माण हुआ था, तो उस पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना यदि किसी वर्ष की गई थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 85 में। और 1885 ईस्वी में जो किया गया था यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस व्यक्ति का नाम था एओ ह्यूम जो है इनके द्वारा किया गया था। और पूछेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ से ये चीज को आप थोड़ा सा इस कारण से याद रखेंगे कि जो है 1892 ईस्वी के एक्ट से पहले भारत में ब्रिटिश सरकार के कार्यों का विरोध करने वाली कोई संस्था नहीं थी, यानी कोई भारतीय संस्था नहीं थी और यह कोई भारतीय पार्टी भी नहीं थी। तो लेकिन एकमात्र जो है यदि पहला कोई पार्टी जो है उदय लेता है, पहली कोई पार्टी जन्म लेती है, तो उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो है 1892 ईस्वी के एक्ट के बाद जो है जितने भी एक्ट अपना सब भाई पढ़ेंगे तो उसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अहम रोल हो जाता है। इसी कारण से हमको ये बताना जरूरी था। तो जब भी आपसे पूछेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी में, और 1885 ईस्वी में करने वाले व्यक्ति का नाम यदि कुछ था तो उनका नाम था एओ ह्यूम। और साथ ही साथ जानेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय यदि कोई अंग्रेजी वायसराय कहिए या अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे तो उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ से इस चीज को जान गए। अब थोड़ा आते हैं इस एक्ट के तहत क्या क्या कार्य किए गए थे, जरा उसको देख लेते हैं। एक चीज जानने का कार्य करेंगे, इस एक्ट के तहत जो है केंद्रीय और बोलिए एक जो है इसी में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। तो जब भी आपको पूछेगा
कि किस एक्ट के तहत जो है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, तो आप बोलेंगे 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत जो है ये किया गया था। लेकिन एक चीज और भी जो है ध्यान देंगे कि जो है इस एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 रखने का प्रावधान किया गया था। 16 रखने का। कल अपना सब भाई 1876 ईस्वी के एक्ट के तहत क्या पढ़े थे? 1861 ईस्वी के एक्ट इस बात को पढ़ने का कार्य किए थे कि जो है केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य होगा 6 और अधिकतम जो है कहा जाए 12 सदस्य होगा। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया कि जो है केंद्रीय विधान परिषद में जो है यानी कहा जाए कि न्यूनतम जो है 10 सदस्य होगा और अधिकतम जो है 16 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया था, तो इस एक्ट के तहत। उसके बाद जो है और भी क्या पूछा गया था, जरा उसको भी देख लेते हैं सब कोई। पूछा जाता है अपने सब भाई को कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर बहस या प्रश्न पूछने की अनुमति, यानी पहली बार जो है इस एक्ट के तहत जो है केंद्रीय विधान परिषद में आपको पता है कि 3 सदस्य को मनोनीत किया गया था और 3 सदस्य जो मनोनीत किए गए थे तो उसमें एक थे पटियाला के राजा जिनका नाम था महेंद्र सिंह, दूसरे यदि कोई व्यक्ति थे तो वो बनारस के राजा थे और उनका नाम था देवनारायण सिंह, और तीसरे कोई व्यक्ति थे तो तीसरे व्यक्ति का नाम था किरण राव। ये जो 3 व्यक्ति जो है मनोनीत किए गए थे केंद्रीय विधान परिषद में, अभी चुपचाप जाकर के बैठते थे, अभी इन्हें कोई किसी विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन पहली बार इसी एक्ट के तहत जो है भारतीयों को जो है बजट पर जो है बहस करने का, बजट पर जो है प्रश्न पूछने की अनुमति मिली थी। तो यहाँ से इस बात को जाने, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, यानी मतदान करने की अनुमति नहीं मिली थी और साथ ही साथ पूरक प्रश्न जो है पूछने की भी जो है अनुमति नहीं मिली थी। आप कहेंगे कि भैया ये पूरक प्रश्न क्या होता है, जरा इसके बारे में बताइए। पूरक प्रश्न क्या होता है कि जैसे हम आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है तो आप अपना नाम बता दिए, और जो है जैसे आप अपना नाम बताए तो हम पूछ दिए आपके पिताजी का क्या नाम है, तो ये जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं तो ऐसे प्रश्न को जो है पूरक प्रश्न की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछने की अनुमति जो है भारतीयों को प्राप्त नहीं थी। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कंडीशन क्या लगाया गया था कि भारतीय यदि किसी विषय पर बजट पर जो है बहस करना चाहेंगे तो उससे पहले जो है यानी 6 दिन पूर्व जो है ये सदन को जो है इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, तभी जो है आप उससे रिलेटेड जो है आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को पूछ सकते थे, अन्यथा जो है नहीं पूछ सकते थे। यानी आपको बजट पर प्रश्न पूछने का अनुमति मिला है, और अनुमति मिला है तो इसके लिए आप जो है 6 दिन पहले जो है सदन में जो है इस चीज की सूचना देंगे, इस चीज की जानकारी देंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम जो है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है भारत
भारत सचिवालय, भारत सचिवालय, भारत सचिवालय, जो कि सब भाई को पता है कि भारत सचिवालय जो है ब्रिटेन में था। तो उसमें भारत सचिवालय में जितने भी गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्यों के लिए निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ से इस चीज को भी जान गए कि पहली बार जो है केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति मिली थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पहली बार भारतीय को जो है केंद्रीय विधान परिषद में प्रश्न पूछने की अनुमति या बजट पर बहस करने की अनुमति जो है किस एक्ट के तहत मिली थी। तो आप बोलेंगे 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। और भारत सचिवालय में जितने भी गैर सरकारी सदस्य थे उसके लिए जो है निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ यदि किया गया था तो वो 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। और इस समय 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल कोई थे तो उनका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। तो यहाँ से इस चीज को भी जान गए कि 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम या 1892 ईस्वी के एक्ट के तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे। तो उन सारी बातों को सब भाई जान गए। आज इतना ही रहने देंगे। ऑल दैट्स, थैंक यू।